Hello everyone, I welcome you all on the MCIT digital platform. So today we will discuss about the BSc part 1st paper 2nd cell biology topic microvilli. माइक्रोविलाई क्या होते हैं इनके बारे में हम एक छोटा सा आइडिया लेंगे। माइक्रोविलाई से पहले विलाई क्या होते हैं ये देखते हैं हम। विलाई माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब अपन डायग्राम बनाते हैं विलाई क्या है एक्चुअल में रसांकुर है। रसांकुर कहाँ उपस्थित रहते हैं? इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में। कैसे प्रोजेक्शंस हैं? हम बोल सकते हैं अंगुली नुमा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये होते हैं। ठीक है, अंगुली नुमा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह ये यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। अब जब आप विलाई की स्ट्रक्चर देखते हैं तो विलाई की स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलाई में हमें दिखता है इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। इस तरह से बाहर की तरफ हमारे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे पूरे में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से, ठीक है। और जो एपिथेलियल सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं उसके अंदर अगर हम जाते हैं, इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो इंटरनली हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये निकलते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट रहती हैं। कई बार इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से ब्रांचेस बनाती हुई निकलती हुई जाती हैं और बीच तक प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, आर्टरीज प्रेजेंट है, बीच तक प्रेजेंट रहेंगी। अब इन्हीं में अगर हम बात करें तो यहीं पे ही हमारी वेन्स भी प्रेजेंट रहती हैं। तो वेन्स भी इसी तरह से यहाँ पर अरेंज्ड रहेंगी। ठीक बात है। और ऐसे ही वेन्स भी हमारी मिल जाती हैं। ठीक है, बीच में कैपिलरीज भी होती हैं। कैपिलरीज के साथ साथ वेन्यूल्स एंड आर्टेरियोल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरह से अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारी आर्टरीज हो गई, ये वेन्स हो गई। अब इन्हीं के साथ इनके बिल्कुल सेंटर में जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सेंटर में सेंटर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर में हमारे इस तरह से जाती हुई एक लैक्टियल डक्ट जाती है। ठीक है, तो वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज हो गई और इस तरह से बीच में बिल्कुल मिड में सेंटर में लैक्टियल डक्ट पास होती है। ठीक बात है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखता है। तो विलाई का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। आई होप अब आपको क्लैरिफाई होगा ही किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। तो एपिथेलियल सेल्स हो गई, वेन्स हो गई, वेन्स जुड़ रही है नीचे एक जगह पे। ऐसे ही यहाँ पर हो गई आर्टरीज, ऐसे ही
यहाँ पर हो गई बीच में, ये जो है ये हो गई लैक्टियल डक्ट। अब ये तो हमने बात की विलाय की, ठीक है, रसांकुर की, जो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में उपस्थित रहती है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं विलाय की संरचना, तो विलाय की संरचना पे ही, क्योंकि सूक्ष्म रसांकुर है तो रसांकुर पे ही साइड में संरचना में सूक्ष्म रसांकुर जैसी संरचना भी हमें दिखती है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। माइक्रोविलाय कुछ कोशिकाओं में, सेल्स में भी उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे तो उसमें इस तरह से माइक्रोविलाय की संरचना देखने को हमें मिल सकती है। साथ में कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें हमें माइक्रोविलाय की संरचना देखने को मिल सकती है। तो विलाय के बाद हम बात करेंगे माइक्रोविलाय की, दैट इज सूक्ष्म रसांकुर। और जब सूक्ष्म रसांकुर की संरचना हम देखते हैं तो हमारी संरचना ऐसी दिखती है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे अरेंज रहेंगी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और बेस पे भी इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट्स रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे बेस पे अरेंजमेंट्स रहेंगे। साथ में यहाँ देखेंगे हम कुछ फिलामेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इस तरह से जाते हुए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखेगा। और अरेंजमेंट के साथ साथ बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें फजी कोट भी दिखेगा। तो जब इसको मार्क करते हैं हम, तो माइक्रोविलाय की संरचना हम देखते हैं। माइक्रोविलाय क्या करता है एक्चुअल में, ये एब्जॉर्प्शन रेट को, ठीक है, अवशोषण की जो दर होती है उसको कई गुना तक बढ़ा देता है, ठीक है। वही अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह उपस्थित रहते हैं अंगुलीनुमा संरचना के रूप में। एब्जॉर्प्शन को कई गुना तक बढ़ाता है, तो एब्जॉर्प्शन की जो सतह होती है उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अवशोषण की जो सतह है, सरफेस है, अवशोषण सरफेस को भी ये कई गुना तक बढ़ाता है, क्योंकि इस तरह से इसमें संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। अब जब हम इसको मार्क करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है बाहर की तरफ, इस बाहर की तरफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फजी कोट, ठीक है। फजी कोट जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो हमारा बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। फजी कोट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनता है। अब जनरली हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन से बन रहा है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ही यही हो गया कि यहाँ पे शुगर्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, तो ये सारे मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन से बाहर आउटर लेयर पे एक फजी कोट फॉर्म करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ हम देखेंगे अल्फा एक्टिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा एक्टिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा एक्टिन के साथ साथ बीच बीच में हम ये भी देखेंगे कि मायोसिन हेड्स या मायोसिन प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन मायोसिन प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा माइक्रो फिलामेंट,
एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स नलिकाएं और माइक्रोफिलामेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर टर्मिनल वेब लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित रहेगा। टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट, वेब यानी कि जालक रूपी संरचना यहाँ पर उपस्थित रहेगी। तो कुछ इस तरह से माइक्रोविलाई उपस्थित रहते हैं। इनमें सबसे ऊपर अल्फा एक्टिन रहते हैं, बीच में बहुत सारी, यहाँ पे हमने एक दो ही बनाई हैं, यहाँ पे बीच में बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहती हैं। अब कैसे पता चलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस संरचना को देखा गया है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बिकॉज, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब ही होता है परासंरचना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी संरचना को देखा गया और देखा गया कि यहाँ पे बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स पोजीशन रहती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ माइक्रोफिलामेंट्स भी उपस्थित रहते हैं और टर्मिनल वेब है। साथ में जो प्रोटीन्स हैं वो हैं एक्टिन प्रोटीन्स और मायोसिन प्रोटीन्स। तो इस तरह की संरचना माइक्रोविलाई की संरचना को दिखाता है कि किस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। फंक्शंस आप लोग सब जानते ही हैं, देख लेंगे। बाहर की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ देखोगे एक्टिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट हैं। एक्टिन फिलामेंट्स के साथ देखोगे यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अरेंज्ड रहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई की वो हमें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, आई होप माइक्रोविलाई आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा टॉपिक था माइक्रोविलाई जिसे हमें एक बार ओवरव्यू करना था। अब माइक्रोविलाई के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, दैट इज वायरस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है वायरस। सेकेंड टॉपिक है वायरस। वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस को क्या बोला गया है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैला पदार्थ, इस तरह से वायरस को बोला जाता है। क्योंकि वायरस मोस्टली डिजीजेस कॉज कर सकता है, इसलिए इसे साइंटिस्ट ने एक टॉक्सिक सब्सटेंस पदार्थ, विषैला पदार्थ नाम दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब वायरस का एक जनरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ जो बाहर की तरफ है वो एनवेलप प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है। देखेंगे ये रहा इस तरह से। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? एक एनवेलप प्रोटीन है। एनवेलप मीन्स बाहर पूरा उसको कवर कर रहा है एंड बाहर प्रोटीन की तरह प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। तो एनवेलप ये रहा। ठीक है, वायरस का एनवेलप, आउटर कवरिंग ये रही और एनवेलप से ही अटैच्ड है ये प्रोटीन, तो इसे हम बोल देंगे एनवेलप प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि एक बोल सकते हैं कोट प्रेजेंट है बाहर की तरफ, प्रोटीन कोट। ठीक है, इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है। इन सेंटर में न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ साथ इसके अंदर वायरल का जीनोम भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोकैप्सिड की संरचना कैसी भी हो सकती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ में वायरल जीनोम भी प्रेजेंट है और वायरल जीनोम से हम अगर बाहर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वायरल का ही टेग्यूमेंट्स। ठीक है, टेग्यूमेंट्स इस तरह से वायरल के अरेंज्ड। तो एक जनरल स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि वायरस में जनरली दो चीज़ें होती हैं, एक एनवेलप या कोट प्रोटीन और एक वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है, जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है या मुख्य है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर्स में हमें यही चीज़ें दिखेंगी वायरस में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एक बार वायरस के डिफरेंट टाइप्स देख लीजिएगा। HIV, हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़ वायरस, बैक्टीरियोफाज जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें स्टडी करना है, पैपिलोमा वायरस, रोटा वायरस, हर्पीज़ वायरस। आप देख रहे हो सारे के सारे जितने भी वायरसेस हैं, सारे के सारे वायरसेस के स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंसेस हैं। कोई सर्कुलर भी है तो कोई स्पाइरल शेप्ड भी है तो कोई बैक्टीरियोफाज जैसा भी है।
ठीक है, कोई सॉलिड सर्कुलर भी है, तो सारी संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, बट जनरली एक चीज़ याद रखना, प्रोटीन्स एंड जीनोम एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वायरस के केस में। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर, जनरल संरचना थी जो हम वायरस की देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नहीं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वायरस के ही पॉइंट पे आ रहे हैं हम। चलिए, आई होप आपको ये विजिबल होगा, यस ये भी आपको विजिबल होगा। एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम कोरोना वायरस एंड बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कोरोना वायरस एंड बैक्टीरियोफाज का। जनरली कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि एक एनवेलप प्रेजेंट है, यही हमने अभी देखा था जनरल स्ट्रक्चर, एक एनवेलप प्रेजेंट है और इसी एनवेलप से प्रोटीन्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, देख रहे हैं ई प्रोटीन्स, यानी कि ई प्रोटीन का मतलब ही क्या हो गया, एनवेलप प्रोटीन। एनवेलप प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के ई प्रोटीन्स, एनवेलप प्रोटीन्स यहाँ पे निकल रहे हैं। इसके साथ साथ देखोगे ये लार्ज जो ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे अरेंज्ड है। ठीक है, ऐसे ही एम प्रोटीन भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं एंड जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स, ये रहे हमारे जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स अंदर की तरफ सेंटर में प्रेजेंट रहे। सेम स्ट्रक्चर हमारे डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जनरली हमने अभी बोला वायरस में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन, एक जीनोम। ठीक है, जीनोम वो है जो हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन करता है, दैट मीन्स जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं जो हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन कर रहा है, एंड प्रोटीन वो है जो कोट बना रहा है, बाहर कोट की तरह, कवरिंग की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन जनरली यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं। पहला प्रोटीन होता है कोट प्रोटीन, या जो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, कैटेगराइज कर रहे हैं हम, तो पहला प्रोटीन होता है कोट प्रोटीन, जो कि एक्चुअल में बाहर सरफेस पर प्रेजेंट है, और बाहर सरफेस पर प्रेजेंट है तो इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रोटोमर्स के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन प्रोटोमर्स के द्वारा हो सकता है, और इसका निर्माण जब प्रोटोमर्स के द्वारा हो रहा है तो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीधी सी बात है पेप्टाइड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेंगे, पेप्टाइड्स मिलेंगे, और पेप्टाइड्स प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, जो पेप्टाइड्स हैं उन्हीं की प्रेजेंस होने की वजह से ही हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर कि प्रोटोमर्स हैं, पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, तो ये कैप्सिड्स भी बना लेते हैं कई बार, कैप्सिड प्रोटीन्स या कैप्सूल प्रोटीन्स भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि कोट प्रोटीन्स है बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो कैप्सूल प्रोटीन्स भी आप इनको बोल सकते हो। और जनरल वर्ड अगर हम बोले कोट प्रोटीन्स का, तो जनरली हम इन्हें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ साथ सेकेंड कैटेगरी जो प्रोटीन्स की होती है वो होती है जेनेटिक प्रोटीन्स। अब जेनेटिक प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, जो न्यूक्लिक एसिड के साथ मिले हुए हैं प्रोटीन्स, उनको हम बोल रहे हैं जेनेटिक प्रोटीन्स।
ठीक है, जो इनसाइड द कवरिंग कोट, इनसाइड द कोट प्रेजेंट है। तो एक स्ट्रक्चरल हो गया, एक जेनेटिक हो गया, एक कुछ होते हैं वायरल एंजाइम्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं कुछ प्रोटीन्स। तो उन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन करते हैं वहाँ पर, एंजाइम्स एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के वायरल सब्सटेंसेस को बनाने का काम कर सकते हैं। तो वायरल एंजाइम्स भी एक तरह के प्रोटीन्स हैं। तो जनरली प्रोटीन्स की संरचनात्मक व्यवस्था हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, यानी कि डीएनए या आरएनए जो भी प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, जो भी हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है, उनसे ये जुड़े हुए हो सकते हैं। एंड थर्डली ये वायरल एंजाइम्स के रूप में भी व्यवस्थित रह सकते हैं। ठीक है, तो वायरल एंजाइम्स के रूप में भी इनकी व्यवस्थित देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है, ये बात हुई हमारी वायरस की प्रोटीन्स की। अब वायरस की प्रोटीन्स के साथ साथ एक नज़र हम जीनोम पे भी डाल लेते हैं। जीनोम्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसके जीनोम में मिल सकता है। ठीक है, हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसके जीनोम में मिल सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि सिंगल डीएनए। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है, जिसमें हेयर पिन लूप टाइप स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस तरह से हमें मिल सकता है। इस तरह से मिल सकता है। और जनरली अगर बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हमें मिल सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमारे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो जीनोम्स चारों प्रकार के अलग अलग वायरस में अलग अलग प्रकार के जीनोम्स हमें मिलेंगे, और कुछ डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है, एंड डीएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। अब चलते हैं हम बैक्टीरियोफेज की तरफ। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर, जनरल संरचना अगर हम देखते हैं तो T4 बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक हेड रीजन प्रेजेंट है। अब हेड रीजन कैसा दिख रहा है हमें, हेक्सागोनल दिख रहा है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है। तो इस तरह से हेड स्ट्रक्चर हमें दिख सकता है। अब इस हेड स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, तो जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कैप्सिड हेड भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्रोटीन्स का ये बना हुआ है, प्रोटोमर्स द्वारा बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, प्रोटोमर्स के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। तो इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, कैप्सिड हेड। देखेंगे कॉलर पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कॉलर पोर्शन के साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये शीथ प्रेजेंट है, और इस शीथ के साथ जहाँ पे नीचे अटैचमेंट है उसे हम बोल सकते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट में हमें लॉन्ग फाइबर्स दिखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से स्पाइक्स भी निकले हुए होंगे। ठीक है, इस तरह से स्पाइक्स भी निकले हुए रहेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर को भी, इसमें भी ये चीज़ बता रखी, कैप्सिड हेड है, जेनेटिक मटेरियल इस तरह से इसके बीच में अरेंज्ड है। ये रही कॉलर। ठीक है, ये शीथ, पूरी टेल की शीथ, टेल ट्यूब भी बोल सकते हैं हम इसको, शीथ तो बोल ही रहे, इसका दूसरा नाम टेल ट्यूब भी हो सकता है। और नीचे की तरफ ये निकले हुए पोर्शंस एंड देन स्पाइक्स, और स्पाइक्स के साथ लॉन्ग टेल फाइबर्स की तरह ये प्रेजेंट है। देखिए बेस प्लेट भी अटैच्ड है, तो ये बेस प्लेट यहाँ पर ये बेस प्लेट जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी।
ठीक है। तो इस तरह से संरचना रहती है। तो इसमें भी हमें मेन चीज़ दो ही मिली, एक जेनेटिक मटेरियल, एक प्रोटीन हेड रीजन, जो कि मेनली इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियो ज़रूर लिखा है, लेकिन है क्या ये? फाज है, ईटिंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कर सकता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए ये वायरस की ही कैटेगरी में आता है। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोफाज। देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिएगा किस तरह से बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं लैंडिंग, कि किस तरह से वो सरफेस जो भी है उसके ऊपर लैंड कर रहा है। लैंड करने के बाद पिनिंग, उसके जो स्पाइक्स हैं उनको वो किस तरह से अटैच करवा रहा है सरफेस पे। थर्ड स्टेप आप देखेंगे, टेल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टेल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और धीरे 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 जीनोम को है पेनिट्रेट करवाया जा रहा है। और लास्ट में हम देख रहे हैं डीएनए का इंजेक्ट होना। तो डीएनए या लास्ट स्टेप में, या डीएनए या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको इंजेक्ट करवाना है। तो किस तरह से इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, उस डायग्राम को यहाँ देखा जा रहा है। देखेंगे एक बार स्टेप्स देख लेते हैं हम इसके भी। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस की। इस तरह से हमारे पास कोई बैक्टीरिया की सरफेस है या कोई बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है। अब देखेंगे सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये जो टेल फाइबर्स हैं ये यहाँ पर आकर लैंड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ही हमारा है लैंडिंग, ठीक है। लैंड कर गए, एक बार लैंडिंग हो जाएगी तो लैंडिंग होने के बाद फिर पिनिंग होगी। पिनिंग स्टेप में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स को प्लेस किया जाएगा, ठीक है। स्पाइक्स को प्लेस करने के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ठीक है, स्पाइक्स को प्लेस किया गया, यानी कि सेकेंड स्टेप जो इसके टेल फाइबर्स है इसको स्प्रेड कर दिया गया है, ठीक है। स्प्रेड हो गए हैं एंड पिनिंग स्टेप हो रहा है जिसमें स्पाइक्स उससे अटैच हो रहे हैं। हम नॉर्मली यही तो देख रहे थे कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पिनिंग हो गई, पिनिंग होने के बाद जो भी टेल फाइबर्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम यही देख रहे हैं कि जो टेल फाइबर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लैंडिंग हो गई, पिनिंग हो गई, लैंडिंग पिनिंग होने के बाद टेल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है टेल फाइबर्स का इस तरह से, तो टेल की जो शीथ है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखता है हमको। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ इंसर्ट हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है शीथ में और साथ साथ टेल फाइबर्स में भी चेंजेस दिख रहे हैं। और ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ तक आ गया है अभी तक, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस।